हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल ध्रुव लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे विभिन्न संप्रदायों ने साइकोलॉजी के बारे में अपने क्या क्या मत दिए थे, उन्होंने साइकोलॉजी को अपने अनुसार किस तरह से डिफाइन किया था, क्या कार्य बताए थे साइकोलॉजी के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो संप्रदाय था जिसने साइकोलॉजी के बारे में बताया था वो संप्रदाय था हमारा संरचनावाद। संरचनावाद सबसे पुराना संप्रदाय है। संरचनावाद किस चीज़ पर जोर देता है? संरचनावाद कहता है कि हमारा मन होता है, मन की एक संरचना होती है और उस संरचना की व्याख्या साइकोलॉजी करता है। और इसने ये भी बताया था कि जो हमारा मन होता है इसके तत्व या संरचनावाद के तत्व कौन कौन से होते हैं? संवेदना और भाव, जो हमारे मन के भाव होते हैं। तो इन भावों के आधार पर ही साइकोलॉजी होता है, किसी व्यक्ति को डिफाइन करता है। अब देखिए इसने प्रारंभ कहाँ हुआ था इसका? संरचनावाद का प्रारंभ जर्मनी में हुआ था, सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। देखिए जर्मनी और अमेरिका, इन दोनों देशों के अंदर मानसिक बुद्धि, व्यक्ति की मानसिक बुद्धि किसकी ज़्यादा है, जर्मनी वालों की या अमेरिका वालों की? इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सालों से बहस हो रही है। तो इन दोनों ने ही इसमें साइकोलॉजी में काफ़ी अच्छा काम किया था। तो सबसे पहले जो संरचनावाद था वो डेवलप हुआ था जर्मनी के अंदर 1879 के अंदर। फिर उसके बाद अमेरिका में ये डेवलप हुआ 1898 के अंदर। अब इसकी विधि कौन सी थी? संरचनावादी जो थे वो कहते थे कि हम साइकोलॉजी के अंदर व्यक्ति का अध्ययन है वो किस तरह से करते हैं? अंतर्दर्शन विधि से करते हैं। अंतर्दर्शन विधि क्या होती है? अंतर्दर्शन का मतलब होता है कि व्यक्ति खुद अपने स्वभाव का निरीक्षण करे, अपने स्वभाव को देखे, अपने अंदर झांके कि कैसा मेरा नेचर है और मैं क्या हूँ। मतलब वो स्वयं को ही डिफाइन करे कि मैं क्या हूँ। इसके प्रवर्तक कौन थे? वुंड और टिचनर, जो इस बात का समर्थन करते थे कि साइकोलॉजी इसी आधार पर बनी है, इसी चीज़ की व्याख्या करती है साइकोलॉजी। अब देखिए इसके अंदर सेकंड था प्रकार्यवाद। साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए जो सेकंड वाद आया वो सेकंड वाद था प्रकार्यवाद। अब ये प्रकार्यवाद क्या था? प्रकार्यवाद था वो मन के कार्यों के ऊपर जोर देता था कि साइकोलॉजी के अंदर हमें मन के कार्यों के ऊपर बल मिलता है। हमारा मन किस तरह का होता है, क्या कार्य करता है, इस चीज़ के ऊपर बल दिया जाना चाहिए। ये मन की संरचना को नहीं मानता, इसीलिए ये संरचनावाद का घोर विरोधी था। इसके अनुसार मन नहीं होता है, उसकी संरचना को साइकोलॉजी डिफाइन नहीं कर सकता, जबकि हम मन के कार्यों को डिफाइन कर सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो जो इसका प्रारंभ था, प्रकार्यवाद का प्रारंभ था, वो कोलंबिया और शिकागो के अंदर हुआ था। ठीक है। अब इसमें किस विधि पर जोर दिया था साइकोलॉजी के अंदर? तो जो प्रकार्यवाद था उसने निरीक्षण विधि के ऊपर जोर दिया था। अब निरीक्षण विधि क्या होती है? निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण का मतलब हो गया कोई दूसरा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति उसका निरीक्षण करता है, यानी कि उसकी गतिविधियों के ऊपर, उसके कार्यों के ऊपर, उसकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर वो नज़र रखता है और फिर वो निष्कर्ष निकालता है कि ये व्यक्ति कैसा है। यानी कि हम स्वयं खुद का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, हम खुद के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं ज़्यादा, लेकिन बाहर अगर कोई हमें ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है हमारा, तो वो हमें ज़्यादा बेटर बता सकता है कि हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार या हमारे कार्य किस तरह के हैं। तो जो प्रकार्यवाद था वो निरीक्षण विधि पर बल देता है। अब इसके प्रवर्तक कौन कौन थे? तो जो कोलंबिया में जो प्रारंभ हुआ था प्रकार्यवाद, उसके जो प्रवर्तक थे वो तो थॉर्नडाइक और कैटल थे, जबकि जो शिकागो में प्रारंभ हुआ था प्रकार्यवाद उसके प्रवर्तक जेम्स डीवी थे। नेक्स्ट हमारे पास इनके बाद आया था मनोविश्लेषणवाद। देखिए मनोविश्लेषणवाद, अगर हम इसका विच्छेद करें तो हमारे पास आ गया मन प्लस विश्लेषणवाद, यानी मन का विश्लेषण। ये एक ऐसा वाद था जो हमारे मन के अंदर दबी हुई इच्छाओं को बताता था। इसका मतलब क्या था? देखिए हम नॉर्मली काम करते हैं, जैसा हमारा स्वभाव सबको बाहर से दिखाई देता है, लेकिन अगर हमारी कोई इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, हमारे मन में रह जाती है वो, तो वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है। अचेतन मन में जाने के बाद वो व्यक्ति के अंदर दब जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती कई बार। इस तरह से व्यक्ति कुंठित होता जाता है अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। देखिए अचेतन मन में सिर्फ वही इच्छाएं दबती है जो कि इंसान चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता या किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाती है, और ये चीज़ है ये हमेशा कुंठाओं को ही जन्म देती है। तो जो मनोविश्लेषणवाद था उसने बताया था कि जो साइकोलॉजी है वो अचेतन मन में इच्छित दमित इच्छाओं का ही अध्ययन होता है। ये ऐसा वाद था जो किसी भी वाद का विरोध नहीं करता, यानी इसको किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। ये अपना ही वाद अपना ही एक विषय लेकर आया था
इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के वियना शहर के अंदर, यानी कि जो मनोविश्लेषणवाद था उसका जन्म ऑस्ट्रिया के वियना शहर के अंदर हुआ था। इसकी विधि थी प्रक्षेप परीक्षण विधि। ये एक विधि होती है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं जो कि व्यक्ति को दिया जाता है उसको करने के लिए, और उसके आधार पर बताया जाता है कि व्यक्ति का कैसा है, ठीक है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ये सारी विधियाँ, जब साइकोलॉजी की विधियाँ हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आगे देखिए, इसका जो प्रवर्तक था वो फ्रायड और युंग थे, यानी कि जो मनोविश्लेषणवाद था उनके प्रवर्तक फ्रायड और युंग थे। इन्होंने इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्य किया था। नेक्स्ट हमारे पास था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, जो वर्ड से ही पता चलता है कि जो व्यवहारवाद होता है वो व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर फोकस करता है। अब देखिए, व्यवहारवाद में था, इसका विषय था मानव और पशु इन दोनों के व्यवहार का अध्ययन करना। यानी कि व्यवहारवाद ने कहा था कि जो साइकोलॉजी होती है वो मनुष्य और पशु दोनों के ही व्यवहार का अध्ययन कहलाती है। लेकिन इसमें खास बात थी कि जो व्यवहारवाद था वो संरचनावाद और प्रकार्यवाद इन दोनों का विरोध करता है, यानी कि इन दोनों के वाद को ये नहीं मानता है। हमारे पास संरचनावाद के अंदर था मन की संरचना, जबकि प्रकार्यवाद के अंदर था मन के कार्य। यानी कि जो व्यवहारवाद होता है वो ना तो मन की संरचना को मानता है ना मन के कार्यों को मानता है, जबकि वो किस पर बल देता है, वो सिर्फ व्यवहार के ऊपर बल देता है। ये व्यक्ति के जो पूरा उसका व्यक्तित्व होता है उसके अंदर मन को नहीं मानता, ये मानता है कि व्यक्ति का व्यवहार ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब इसके अंदर व्यवहारवाद की शुरुआत हुई थी 1912 के अंदर हुई थी। इसकी जो विधि होती है वो बरही दर्शन होती है। देखिए, बरही दर्शन का मतलब क्या होता है? बरही दर्शन का मतलब भी लगभग निरीक्षण के जैसा ही होता है कि कोई बाहर से हमारे ऊपर नज़र रखे, हमारी हर एक एक्टिविटी, हर एक गतिविधि के बारे में नोट करे कि हम किस परिस्थिति के अंदर हम क्या करते हैं। लेकिन बरही दर्शन और निरीक्षण इन दोनों विधियों के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है। ये जो विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं इनको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। अभी देखिए, जो इसके प्रवर्तक थे व्यवहारवाद के वो वाटसन थे। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि वाटसन ने बताया था साइकोलॉजी को अगर हमें वस्तु परख बनाना है तो हमें 3 बातों के ऊपर जोर देना होगा। वाटसन ने वो 3 बातें बताई थी। वाटसन के अकॉर्डिंग ये 3 बातें कौन कौन सी थी? पहला था इसमें प्राणी, दूसरा था इसमें उद्दीपन, और तीसरा था इसके अंदर उद्दीपक। ये 3 चीज़ें इसने साइकोलॉजी के अंदर बताई थी जो इसके मूल तत्व होते हैं, ठीक है। यानी कि जो व्यवहारवाद होता है मुख्यतः प्राणी के ऊपर ही फोकस करता है। नेक्स्ट चीज़ देखिए, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है समग्र, पूरी तरह से विशाल, वास्ट, इसको बोलते हैं गेस्टाल्ट, ठीक है। अब जो गेस्टाल्टवाद था वो क्या मानता है कि व्यक्ति का ना तो व्यवहार होता है ना उसके मन होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो समग्र होता है, यानी कि सारी चीज़ें शामिल होती है उसके अंदर। अकेले सिर्फ मन का अध्ययन, मन के कार्यों का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन करके हम एक किसी प्राणी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं दे सकते। यानी कि गेस्टाल्टवाद बोलता है कि जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर समग्र आकार का अध्ययन करती है। समग्र आकार किसका हो गया? किसी भी प्राणी का हो गया, जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है उसका। लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रत्यक्षीकरण को मानता है। प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो हमारी आंखों के सामने है, जो बिल्कुल सही हमें दिखाई दे रहा है उस चीज़ को, उसके आधार पर हम उस व्यक्ति के पूर्ण तरह से उसके व्यवहार को या उसके व्यक्तित्व को बता सकते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, प्रत्यक्षीकरण किस में हो सकता है? देखिए, प्रत्यक्षीकरण को साइंस मानता है, तो इसके गेस्टाल्टवाद के अकॉर्डिंग जो हमारा साइकोलॉजी होती है वो भी एक विज्ञान होती है। तो गेस्टाल्टवाद के अकॉर्डिंग इसके अंदर हमें प्रयोगात्मक विधि यूज़ में लेनी चाहिए, यानी कि ये प्रयोग करता है, नई नई विधियों को डेवलप करता है, नए नए प्रयोग करके और व्यक्ति के बारे में बताने की कोशिश करता है या फिर साइकोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके अंदर प्रयोग मेन है। प्रयोग भी उन्हीं चीज़ों पर करेगा जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है। इसकी भी शुरुआत 1912 के अंदर हुई थी और इसके जो प्रवर्तक थे वो कॉफलर और कोफा थे। कॉफलर और कोफा ने कई चीज़ों के अंदर प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पर ही इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी होती है वो व्यक्ति को समग्र रूप में, यानी कि पूर्णतः एक ही रूप में देखती है, उसको टुकड़ों में विभाजित नहीं करती है। यानी कि वो उसके मन, मस्तिष्क, उसकी चेतना, उसके व्यवहार को अलग अलग रूप में नहीं देखती है। तो ये थे हमारे पास साइकोलॉजी के विभिन्न प्रकार के संप्रदाय जो कि शुरुआत से आखिर तक इस तरह से बढ़े हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये अलग अलग संप्रदाय हैं, ये अलग अलग तरीके से अपने प्रयोगों के आधार पर साइकोलॉजी के अध्ययन को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलूंगी और साइकोलॉजी आपको बेसिक से पढ़ाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।